लेकिन किस पर, अपने पति के जेब पर बोझ डालकर उनके उस पर ये करके। मुझे वो नहीं था। उतराना है, जो भी घमंड करना है, जो कुछ भी करना है, खुद की कमाई पर अपन करें ना तो उससे ज्यादा खुशी मिलती है, चाहे वो हमारे पिता हो, चाहे वो हमारे भाई हो। तो ये सब इंसान में अपना खुद का होना चाहिए। मेरा भी वैसे ही खुद का ही था। हमेशा पति ही हमें क्यों गिफ्ट दे, हमने भी तो कभी उन्हें देना चाहिए ना गिफ्ट। अपने इससे उससे खुशी दुगनी होती है। तो ऐसे ही मेरे सपने रहे और इसी सपने से मेरी शुरुआत हुई। शायद ऐसे मेरे सपने थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का शुरू था, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही थी। पूरे साल भर मैं पढ़ाई करती थी और एग्जाम जब अप्रैल महीने में आती थी, मार्च अप्रैल महीने में, मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम्स, अप्रैल तक रहते हैं, कभी कभी मई तक रहते हैं, लेकिन उसी समय मेरे बच्चे के भी एग्जाम्स रहते थे। मार्च में बच्चों के भी एग्जाम आ जाते हैं, मार्च में, अप्रैल में, अगर वो सीबीएसई में है तो मार्च महीने में ही आ जाते हैं। और जब उसके एग्जाम्स आते थे तब पढ़ाई लेने के लिए मुझे अपनी पूरी पढ़ाई छोड़कर सिर्फ घर पर रहना पड़ता था। और उस वक्त साल भर की मेरी पूरी मेहनत जो है वो पानी में चली जाती थी। और उसने में ही एक थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया था घर पर। ये सब शुरू था, थोड़ा सोच विचार, मेरी शुरुआत हुई थी वहां पर 1 मार्क्स से। फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दी थी तो मुझे सिर्फ 1 मार्क्स मिला था उसमें। फिर धीरे धीरे 2 साल में वो आगे बढ़ता गया कोर्स और मैं प्री एग्जाम के नज़दीक आ गई। और उसी के नज़दीक आते आते घर में एक बहुत बड़ी हमारी मुसीबत आई। जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि हम सिर्फ अपने पति के इनकम पर इतराते हैं, लेकिन कुछ कम ज़्यादा हुए या कुछ दिक्कत आई तो क्या करेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सर को हुआ, उन्हें एंकलोसिस स्पॉन्डिलाइसिस का तकलीफ होना शुरू हो गई। उसमें कमर की हड्डियाँ बढ़ती है, उसमें गैप आना शुरू हो जाता है और हमारा ये जो रीढ़ की हड्डी रहती है वो अपने आप झुकने लगती है। उस पर ना तो ऑपरेशन रहता है ना कुछ, और डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि आपको डायग्नोसिस करने के लिए जो कुछ भी दवाई दी जाएगी उससे आपके बॉडी का एक एक पार्ट धीरे धीरे फेल होता जाएगा, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो लीवर हो। और उसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते थे। 10 सालों में मैंने उन्हें कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखा था। उस दर्द की वजह से मैंने उनकी आंखों में आंसू देखा था। वो मुझे उसके बारे में बताते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बताया तो मैं रो देती थी। और उस वक्त सोच में आया कि इस पर ऑपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तकलीफ इतनी ज्यादा है, सिर्फ अपने डाइट पर कंट्रोल करके हम मतलब उसे रोक सकते हैं। अगर इन्हें कुछ कम ज्यादा अगर हुआ तो मेरा क्या। इसी टेंशन में थी उस वक्त। मैं घर पर भी थी और मेरी बच्ची की एग्जाम्स भी चल रही थी। और उतने में ही एक ये हुआ कि हमारे घर में हमारे आंगनवाड़ी के एक जो सेविका है शीतल मैडम, वो आए। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया अदा मैं भगवान का करना चाहती हूँ, हमेशा करती हूँ, क्योंकि हमारे जो अगर सपने रहे, हमारी ख्वाहिशें रहे, कुछ करने की जिद अगर रही तो ऊपर वाला हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता बिल्कुल तैयार करके रखता है। बस सबसे पहली बात है कि हमारे आंखों में क्या रहने चाहिए, सपने रहने चाहिए, हमारे ड्रीम्स रहने चाहिए। अगर सपने नहीं है ना आपके तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब मैं लाइब्रेरी में पैदल चलती हुई आती थी, चलते चलते आती थी, मेरे सामने से कॉलेज की बच्चियां स्कूटी लेकर जाती थी, मोपेड लेकर जाती थी, और मैं देखकर कहती थी कि एक दिन मेरे पास भी होगी, लेकिन वो मेरी होगी, मैं भी इसी तरह से जाऊंगी। हमेशा मैं उस स्कूटी पर उस लेडीज को नहीं देखती, कोई व्यक्ति अगर कार में बैठा हुआ जाए तो कार का भी मेरा सपना है, वो अभी पूरा होना है, लेकिन कोई कार में भी जा रहा है तो वहाँ ड्राइविंग सीट पर मैं अपने आप को उस वक्त देखती थी। एंड्रॉइड मोबाइल अगर किसी का दिखा तो उस सपने में मैं अपने आप को देखती थी कि यस, एक दिन ये सभी चीजें मेरी कमाई से मेरे पास रहेंगी। अगर आपके सपने हैं और आपके सपनों में अगर जान है तो दुनिया की कोई ताकत आपको उन तक पहुंचने में नहीं रोक सकती। और दूसरी बात है, सपने तो हम देखते हैं, कहते भी है वो पूरे होने चाहिए, लेकिन वो तब पूरे होते हैं जब उसे पूरा करने के लिए आपके मन में जिद होती है। कुछ भी हो जाए, सुबह 8 बजे एक लेडीज को उठकर काम करना, घर के पूरे काम, कोई भी छोड़ कर नहीं जाती थी मैं कभी सासू माँ के लिए, ताकि कोई मुझे ये ना बोल सके कि तुम वो करती हो तो मुझे यहाँ पर तकलीफ होती है। पूरे काम करके जाती थी, सुबह 8 बजे रोजाना 8 बजे तक पूरे काम खत्म करना एक लेडीज के लिए आसान बात रहती है? नहीं रहती ना। उधर से आने के बाद फिर से ट्यूशन क्लासेस लेना, कभी कभी रात को 10-10, 11-11 बजे भी मैं कपड़े धोती थी। लेकिन ये सब चीजें हर एक लेडीज के लिए आसान हो सकती है जब उसके अंदर उसके सपनों के साथ साथ क्या रहती है, जिद रहती है। ये जिद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हमें जिद रहती है तभी हम कुछ लोग कुछ कर गुजरते हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और ऐसे में भगवान ने मेरे लिए दूसरा रास्ता बिल्कुल भेज दिया। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस भगवान का
जिन्होंने मुझे मेरे घर कुछ प्रोडक्ट के माध्यम से RCM बिजनेस भेजा। शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी सासू माँ का, क्योंकि भले ही घर के काम वो करते हैं नहीं करते ये सब अलग की बात है, लेकिन जब जब मुझे आगे बढ़ने का मौका आया, जब जब मैंने सोचा मेरे साथ मेरे माँ के जैसे अगर खड़े रहे होंगे तो वो मेरी सासू माँ है। एक बार उनके लिए उन्होंने कभी मुझे किसी काम के लिए नहीं रोका, कभी मेरे मतलब झगड़ा करना ये वो हमारे घर में तो होता ही नहीं है, लेकिन किरकिर करना या उसमें कुछ अड़चने डालना ये उन्होंने कभी नहीं किया। शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे हस्बैंड का, मेरे पति का, क्योंकि एक लेडीज जब काम करती है, जो सुबह से घर से बाहर जाती है और रात को अगर घर आती है, तो उन्होंने आज तक, जब से मैं लाइब्रेरी में स्टडी कर रही थी, जब से मैं RCM में आई हूँ, तब से लेकर आज तक एक भी दिन उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम तो सुबह 7 बजे से घर से निकलती हो, रात को 7-8 बजे या कभी कभी 9 बजे भी घर पर आती हो, इतना देर तुम बाहर क्या करती हो। उन्होंने एक दिन भी मुझे इसके बारे में रोका नहीं, ना कभी मुझ पर शक किया, ना कभी मुझको मतलब गालियां दी, ना कभी झगड़े हुए इस बात को लेकर। उन्होंने एक ही चीज मुझे हमेशा कही, तुम करना चाहती हो, तुम्हारे आंखों में सपने हैं, तुम्हें सब कुछ करके सभी मुश्किलों को झेलने की, सभी तकलीफों को झेलने की इच्छा है, ताकत है, तो तुम करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई कुछ भी कहे, तुम कितनी भी देर से आओ, मुझे अपने बीवी पर भरोसा है, मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी टोकूंगा नहीं। तो मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ उनका भी। और मेरे मॉनिटर श्रीकांत एलेकर सर, जिन्होंने इस बिजनेस में, जब हम स्टडी करते थे तब शाहू सर थे जिन्होंने गाइड किया था, जो मॉनिटर थे, और इस बिजनेस में जब से आए हैं श्रीकांत एलेकर सर है, जिन्होंने जिनकी मॉनिटरिंग में इस बिजनेस को सीखा, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं उन्होंने सुधारा हल पर उन्हें, तो उस तरह से वो स्टार्ट हुआ। तो उनका सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। एक बात ये सभी लोग बिल्कुल ऊपर वाले ने सुनी। और एक दिन शीतल एन्नेवार मैडम हमारे घर पर आए, वो आंगनवाड़ी सेविका है थे, 7 साल मेरी शादी को हो चुके थे, लेकिन तब तक मैंने उन्हें देखा नहीं था, मैं पहचानती भी नहीं थी, क्योंकि आंगनवाड़ी जाने का काम सासू माँ का था। और मेरी एक आदत हमेशा शुरू से रही है, मैं कभी जैसे लेडीज बैठते हैं ना किसी के घर में दरवाजे के सामने शाम के 4-5 बजे या दोपहर को, फिर इधर उधर की बातें होती है, टीवी सीरियल्स की होती है या फिर किसी और की होती है जिसे हम चुगली वगैरह बोलते हैं वो सब करने की मुझे आदत नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। अपने काम से काम रखो, काम नहीं है तो अपने घर पे बैठे रहो। तो मैं कभी किसी के साथ जाकर नहीं बैठती थी, इसलिए मैं तब तक, जब तक वो मेरे घर पर नहीं आए, मैं ये शीतल एन्नेवार मैडम है करके उन्हें पहचानती भी नहीं थी। और दूसरी बात यह है, मैं कभी टीवी भी नहीं देखती थी ज्यादा, क्योंकि टीवी से हम बहुत ज्यादा निगेटिविटी लेते हैं। अपना काम करो, अपनी किताब पढ़ते रहो और अपने घर पे बैठे रहो, यही करती थी। मैडम आए एक दिन अचानक से, शाम के वक्त ट्यूशन शुरू थी, थोड़ा बच्चों को जल्दी छोड़ दिया, मैडम तब तक रुके रहे। और फिर मैडम ने कहा कि अपर्णा मेरे पास, मतलब वो लसीकरण के बारे में बताने के लिए आए थे, बच्चे छोटे थे तो, और उन्होंने अपने बैग में से धीरे से कुछ प्रोडक्ट निकाले और कहा कि अपर्णा ये आंगनवाड़ी के साथ साथ मैं थोड़े प्रोडक्ट सेल करती हूँ, अगर तुम्हें लगता है तो कुछ यूज करके देखो तुम। तो उन्होंने जब निकाला तो नहाने की साबुन, अगरबत्ती के पैकेट, शैम्पू, हेयर ऑयल, ऐसी ही चीजें निकाली। अब ये तो हम सबको रोज लगती है, तो उन्हें मना कैसे करें। हमारे नजदीक के भी जो लोग रहते हैं, कोई चीज अगर वो लेकर आए तो 100-200 के लिए हम उन्हें कह सकते हैं कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं कह सकते ना, तो बस उन्हें ना नहीं कह सकती थी, इसलिए उनके पास से वो प्रोडक्ट रख लिए। एक नहाने का साबुन, पेस्ट है, वो उन्होंने उसकी कुछ क्वालिटीज बताई, मतलब ठीक है मैडम रख दीजिए, यूज करके देखेंगे। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट सब यूज किए तो घर में सबसे पहले तो पतिदेव से रिजल्ट आए क्योंकि सब लोगों का काम वहीं पर अड़ा रहता है। अगर पतिदेव ने कहा कि ये अच्छा नहीं है तो वो चीज नहीं लानी है, ये हमारा निर्णय होता है। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, कहाँ से लाया, तो बिल्कुल वो हमें भी बहुत ज्यादा, उनसे भी ज्यादा पसंद आ जाती है। तो उन्होंने दूसरे दिन कहा कि ये साबुन कहाँ से लाई, क्योंकि जब हम संतूर से नहाते हैं या किसी और साबुन से तो बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। इस साबुन से नहाए तो पूरी सॉफ्ट लग रही है, हाथ भी सफेद नहीं हुए, ये साबुन बहुत बढ़िया है। जब ब्रश किया तो उन्होंने पेस्ट की भी तारीफ की, हर्बल पेस्ट हम लोगों ने उस वक्त लिया था, और शैम्पू, हर्बल शैम्पू लिया था, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने एक ही सवाल पूछा कि ये प्रोडक्ट अच्छे लगे तो उस मैडम से ही मंगाऊं क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ साबुन तो मंगाओ। इना नीम उस वक्त मैंने ली थी, साबुन मंगाना, साबुन हम लोग बाहर से नहीं लाएंगे।
तो मैडम ने प्रोडक्ट दे दिए थे, तो वो यूज किए। फिर मैं पहली बार तो मैडम मेरे यहाँ आए थे। अब अच्छी चीज अगर हमें लेनी है तो हमें दुकान तक जाना पड़ता है ना। बुरी चीजें अपने आप आ जाती है और अच्छी चीजों के लिए हमें जाना पड़ता है। तो दूसरी बार मैं मैडम के पास गई और मैडम से कहा कि मैडम आपने वो जो कुछ साबुन है वो सामान लाकर दिया था ना, वो थोड़ा और लेकर आइए। अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप घर पर आ जाना तब लेकर जाए। मैं लेने के लिए नहीं गई थी, मैं उन्हें घर पर बुलाने के लिए गई थी। आप घर पर ला देना तब मैं ले लूंगी करके। तो मैडम बोले ठीक है मैडम, आंगनवाड़ी खत्म होने के बाद मैं शाम को आ जाऊंगी या 2-3 बजे के बाद आ जाऊंगी। और बिल्कुल कहे हुए शब्दों के अनुसार मैडम फिर से घर पर आ गए। लेकिन इस बार आते वक्त वो अकेले नहीं आए थे, उनके हाथ में बैग तो थी, सामान भी था, लेकिन बैग के साथ और कुछ भी था। जैसे वो घर में आए तो उन्होंने कहा अपर्णा सामान चाहिए था ना कुछ, तो मैंने कहा हाँ। तो बोले ये ले लो, ये फाइल देख लो थोड़ी सी, इस फाइल में पूरे सामान की लिस्ट है, जो जो चाहिए इसमें से पसंद करो और फिर मुझे वो लिस्ट अब तुम बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, वही बैठी है पलटाने के लिए। तो एक बात, मतलब उस वक्त तो मुझे नहीं पता थी, लेकिन जब बिजनेस करने लगी तो एक बात पता चली कि जब आप लोगों के पास जाते हैं, पहले तो उन्हें प्रोडक्ट दिखा देते हैं, दूसरी बार अगर आप जाते हैं तो आपको सिर्फ सामान लेकर नहीं जाना है, आपको बिजनेस टूल्स के साथ जाना है। क्योंकि मैडम ने मुझे सामान से नहीं जोड़ा था, मैडम ने टूल्स का इस्तेमाल किया था। मैडम ने फाइल दी थी मुझे देखने के लिए, जिससे मुझे 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं कई सारे उस फाइल में जितने प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक पूरे प्रोडक्ट दिखे थे। काम किसने किया था? टूल्स ने किया था। तो वो बात एक क्लिक हुई और जब वो फाइल देखी तो मैंने मैडम से यही कह दिया, मैडम इसमें तो पूरे ही घर के प्रोडक्ट है, सिर्फ शक्कर, चाय, शक्कर, गुड़ ये सब छोड़ के बाकी तो सभी है। तो एक काम करते हैं, इतना यूज करके देखा, लिस्ट बना के देती हूँ, बाकी सभी प्रोडक्ट आप ला दीजिए, बाहर से क्यों लाऊं, घर में भी पसंद आए हैं। तो फिर से मैडम ने दिमाग लगाया थोड़ा, मुझे नहीं पता था मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैडम थोड़े अलग प्लानिंग में थे। तो उन्होंने कहा एक काम करते, तुम लिस्ट बना लो और ये सामान मैं खुद यहाँ तक लाने के बजाय एक काम करो ना, सर के साथ आ जाइए आप मैडम गाड़ी पे बैठ के, मैं ऐसे आ जाती हूँ, हम दोनों पिकअप सेंटर में मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे कहाँ बुलाया? पिकअप सेंटर में। तो ये बात भी फिर बाद में पता चली कि मैडम ने मुझे पीयूसी में क्यों बुलाया था। तो वो बोले कि फाइल में देख रहे हैं, वहां पर भी देख लीजिए, थोड़ा सर से भी मिलना हो जाता है और आपको जो कुछ एक्स्ट्रा लगे वो एक्स्ट्रा सामान भी निकाल लेना। मैं बोले ठीक है, पिकअप सेंटर चलते हैं, शाम को सर जब आएंगे तो उनसे पूछती हूँ, आज कहेंगे कल कहेंगे, चले जाएंगे। फिर जब सर आए तो सर के साथ हम लोग कहाँ गए? पिकअप सेंटर गए। पिकअप सेंटर गए, मैडम भी आए और हम लोगों ने कुछ सामान निकाला। उस वक्त सर के साथ कुछ बात वगैरह नहीं हुई थी, बस सामान निकाला और रखा। फिर सर ने मैडम से एक बात कही थी कि मैडम इन्हें प्लान वगैरह आपने दिया है क्या? तो मैडम बोले नहीं। मैं सोच में पड़ गई, कौन सा प्लान की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो सामान देने के लिए आए हैं। तो मैडम से कहा मैडम क्या होता है प्लान वगैरह, धीरे से बात की क्योंकि सर थे साथ में। तो मैडम ने कहा कि मैडम ये जो सामान आपने निकाला है ना, ये आपने ऐसे ही लिस्ट पर लिया, तो मेरी आईडी पर क्यों लेते हैं? आप अपनी आईडी निकाल लीजिए। अपनी आईडी अगर निकालेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट। अब लेडीज की तो स्पेशलिटी सबको पता है, जहाँ सेल लगता है भीड़ किसकी रहती है? लेडीज की रहती है ना, जेंट्स दिखाई देते हैं क्या? नहीं। क्यों लेडीज की भीड़ सेल में क्यों रहती है? क्योंकि पैसा बचता है। घर से अगर हमने 2000 रुपये लिए होंगे कुछ सामान लाने के लिए, तो 1500 में सामान होता है, 500 हमारे जेब में जाते हैं। वो अड़चन के वक्त काम आते हैं, दिक्कत रही कुछ तो उस वक्त काम आते हैं। तो स्वभाव के अनुसार वो 10% पे मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि सीधा सा कैलकुलेशन मैंने निकाला था, महीना भर में अगर 1 महीने तक बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसके बाद मुझे 5000 रुपये मिलते हैं। यूं ही नहीं मिलते। अगर उस 5000 रुपये तब मुझे मिलते हैं, एक बच्चे का मतलब मान लीजिए 300 या 500 रुपये भी फीस है, अगर तब जाकर मुझे 5000 मिलते हैं, घर का मेरा जो पूरा किराना है वो तो कम से कम 5000 का हो ही जाता है महीने भर का। अगर 10% भी मेरे बच रहे हैं, इसका मतलब महीने की मेरी 500 रुपये की बचत हो रही है। एक बच्चे को पढ़ाने के पूरे 1 महीना भर पढ़ाने के बाद जितनी सैलरी मुझे मिलती है, उतनी सिर्फ मेरी बचत हो रही है। तो मैंने मैडम को तभी के तभी उसी वक्त कहा कि मैडम मेरा कार्ड निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे 10% डिस्काउंट चाहिए। और फिर मैडम ने धीरे से सर से कहा कि सर मैडम कह रहे हैं कि उन्हें 10% डिस्काउंट वाला कार्ड निकालना है, तो एक काम कीजिए ना सर, आप प्लान भी दे दीजिए।
और उस वक्त मुझे ऐसे लगा ये मैडम मुझे 10% डिस्काउंट बता रहे हैं, इतनी आसान में इसमें बता दिया, शायद मैडम को प्लान वगैरह देना नहीं आता होगा, ये प्लान क्या रहता है। तो फिर सर ने फिर वहाँ पर प्लान बताया, लेकिन उस वक्त 10% डिस्काउंट इतना दिमाग में मतलब हलचल मचा रहा था, खुशी अंदर बहुत ज्यादा हो रही थी, 500 रुपये बचने वाले हैं, 10% डिस्काउंट का सामान ले रहे हैं, तो प्लान की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन सामान निकल लिया, मैडम ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, डॉक्यूमेंट्स दे दिए और वैसे ही मेरी आरसीएम में ज्वाइनिंग हुई। अब जब आरसीएम में ज्वाइन हुए, काम करने लगे, तब इन तीनों चीजों का इम्पोर्टेंस पता चला कि हमें किसी भी व्यक्ति को जब हम लोग ज्वाइन करने का सोचते हैं तो ज्वाइन करना, ये बात हमें हमारे दिमाग में रखनी ही नहीं है। हमें रखना है कि उस व्यक्ति तक हमें प्रोडक्ट यूज करने के लिए देना है और उसे टूल्स के साथ जोड़ना है। हमें नहीं बताना है, फाइल हमें दिखानी है। जब वो सामान लेने का सोचे तो हमें अपने पास से नहीं देना है, हमें उसे पिकअप सेंटर के साथ जोड़ना है। अगर मान लीजिए आपके एरिया में पिकअप सेंटर नहीं है या है तो बहुत दूर है, तो बहुत शानदार सा डिस्प्ले वॉल जिनके यहाँ पर है, जहाँ सभी प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं, हमें उन्हें उस जगह पर लेकर जाना है ताकि वो व्यक्ति पूरे प्रोडक्ट देख सके। और पूरे प्रोडक्ट देखने के बाद हमें हल्का सा एक पॉइंट छोड़ देना है कि आपको इसमें डिस्काउंट मिलता है, वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा ही करेगा। लेकिन मैडम यहीं तक नहीं रुके, जब ये कार्ड वगैरह सब निकल गया तो उस वक्त एक बहुत शानदार मीटिंग का नारा चल रहा था। सामान लेने के लिए गए, प्लान दिया, उसी वक्त सर ने एक झंडी हाथ में दे दी थी। सर ने उस वक्त झंडे बनाए थे, एक झंडी हाथ में थमा दी थी, उसमें लिखा था चलो पुसद। बस झंडी तो थमा दी हाथ में, लेकिन साथ में एक शब्द भी छोड़ दिया कि मैडम पुसद चलना है तो आप तैयारी कीजिए, लेकिन उसके लिए छोटी सी कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपको डायमंड क्लब करना पड़ेगा। और जैसे ही सर ने डायमंड क्लब कहा, मैंने कुछ भी नहीं पूछा क्या डायमंड क्लब होता है, क्या होता है, खरीदी करनी पड़ती है क्या। वो डायमंड क्लब नाम ही मेरे दिमाग में डायमंड की तरह चमका। और मुझे एक बात मतलब मेरे मन में आई कि क्लब कह रहे हैं तो कुछ खास है, और वो भी डायमंड वाला है तो वो शायद चमकता होगा, ये होता होगा, अपना दिमाग दौड़ता है। लेकिन क्लब ये नाम मेरे दिमाग में बहुत चलता है, क्योंकि जब भी आपने सुना होगा जो बच्चे क्लब में खेलते हैं वही नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं। जो लोग क्लब से जुड़े होते हैं वो बहुत बड़े अचीवर होते हैं, और जो लोग गली में खेलते हैं, जिन्होंने क्लब ज्वाइन किया हुआ नहीं रहता है, उन लोगों का कोई उतना अस्तित्व नहीं रहता, उनकी पहचान सिर्फ गली तक ही रहती है। तो वहीं पर मैंने फिर क्लब का नाम सुना और सर से कहा कि हाँ सर क्लब कर लेते हैं और पुसद का देखते हैं। थोड़ा पुसद जाने के बारे में हलचल थी मन में, लेकिन फिर से सासू माँ ने धक्का दे दिया पीछे से, क्योंकि हमारे घर में आरसीएम 1 पहले से ही था। फिर मेरी जब शादी हुई 2008 में, तो हमारे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट यूज हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि जाओ पुसद जाओ। पुसद जाने के लिए बोल रहे हैं ना, डायमंड क्लब करना है ना, कितने का सामान खरीदना है, मैं पैसे देती हूँ तुम जाओ। मैंने कहा आई जाऊंगी, रात को निकलना है, सुबह पहुंचेंगे, फिर रात को आएंगे, ओपल घर पर अकेली रहेगी, कैसे जाओ। तो वो बोले तू जा सिर्फ, अरे देख तो बोले मीटिंग कैसी रहती है, इतना मजा आएगा कि ओपल की याद भी नहीं, मेरी बेटी का नाम ओपल है, उसकी याद भी नहीं आएगी, बहुत मजा आएगा और दोबारा मीटिंग में जाने का मन करेगा। तो उनके कहने पर मैं मीटिंग गई, क्योंकि मैडम बहुत उछल रहे थे, शीतल मैडम बहुत उछल रहे थे, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया हुआ एक व्यक्ति उनके साथ पुसद आ रहा था। उस वक्त का मेरे दिमाग में कुछ ये नहीं था। अजय पारस सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे जीवन में अगर कुछ खास होना रहा, कुछ खास घटित होना रहा, तो ऊपर वाले की प्लानिंग उसी तरह से चलती है। पुसद का नारा दिया, सर ने झंडी दी, लेकिन उसी दौरान एक मीटिंग हिंगन घाट में हुई थी और वहाँ अजय पारस सर आए थे। और मीटिंग में सर आए, मैं स्टेज पर मुझे एक्सपीरियंस अपना बताने के लिए कहा, जैसे हमेशा मीटिंगों में होता है, और मैंने बता दिया था। और सर स्टेज पर आए और सर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि मैडम आप जब पुसद आएंगे तो आपको स्टेज मिलेगा, आपको राष्ट्रगान लेने के लिए मिलेगा, तो वो मुझे स्टेज मिलेगा, ये इस चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट कर लिया। और फिर जब हम लोग पुसद गए तो वहाँ फिर बड़े अचीवर्स रहते, इतना बड़ा इवेंट रहता है। स्टेज पर तो मैं उस वक्त नहीं जा सकी, थोड़ा सा पैसे भी ज्यादा चले गए थे, क्योंकि 1000 रुपये पुसद के लिए लगे थे, पूरे 1000 रुपये गिन के देने थे, 400-800 रुपये बस के थे, टिकट के अलग से। और वहाँ पर आने के बाद उस वक्त न्यूट्रिशन काउंसलिंग का कोर्स पहली बार निकला था, जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन 100 रुपये में कराना था, फिर बाद में वो 1000 रुपये, एग्जाम के 900 रुपये लगने वाले थे, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन किया था। तो वो बहुत ज्यादा पूरी मीटिंग में वो 1000 रुपये बहुत मुझे परेशान कर रहे थे। लोग आ रहे थे, स्टेज पर जा रहे थे, कुछ का सेलिब्रेशन हो रहा था,
लेकिन मैं परेशान थी। मुझे स्टेज देने के लिए कहा गया था, मुझे स्टेज नहीं मिला, यहाँ पर पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुछ इवेंट शुरू हो रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा और 1-1.5 घंटे के बाद की जो मीटिंग थी वो मेरे जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट थी। 1-1.5 घंटे तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन का आया, क्योंकि वहां पर कुछ टेक्निकल अचीवर्स का सेलिब्रेशन था। और जब टेक्निकल अचीवर्स सामने आए स्टेज पर, तो उस वक्त उसमें एक गवर्नमेंट जॉब के टीचर भी थे, ZP के टीचर थे, मिलिट्री मैन भी थे और एक 7वीं क्लास पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी था। इस सभी लोगों की फिल्म वहां पर दिखाई गई और मेरे दिमाग में एक ही बात चली। उस वक्त उनका जो सम्मान देखा, उस वक्त उनकी जो फिल्म देखी, मेरे दिमाग में एक ही बात क्लिक हुई कि अपर्णा, जो तुम चाहती हो, जो तुम्हें चाहिए, मेरा सपना था 30-35 हजार रुपए, 40 हजार रुपए तक की तनख्वाह कमाना। और वहां पर जिन लोगों को मैंने खड़ा हुआ देखा था, उन लोगों की सैलरी, उन लोगों का कमीशन, उन लोगों की इनकम उस वक्त महीने की 1 से 1.5 लाख रुपए की थी। बस मुझे क्लिक हुआ, इतना शानदार वो नजारा था, मैं आज भी नहीं भूल सकती। रेड कारपेट सेलिब्रेशन पुसद का इतना शानदार था। जब चारों टेक्निकल का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो मुझे नहीं लगता हॉल में एक भी व्यक्ति ऐसा था जिसके आंखों से आंसू नहीं गिर रहे होंगे। इतना इमोशनल वो वातावरण हो चुका था, क्योंकि पूरे जीवन की हिस्ट्री वहां पर बताई जा रही थी। कहाँ से एक व्यक्ति मतलब स्टार्ट करता है, बिल्कुल उसके पास पैसा नहीं रहता, फैमिली गरीबी इसके रहती है, 2 वक्त के खाने तक की भी शायद कुछ लोगों की दिक्कतें थी, सबने अपनी अपनी स्टोरी बताई। और वो व्यक्ति आज 1-1.5 लाख रुपए महीने की इनकम, एक क्लास 1 ऑफिसर से भी ज्यादा इनकम कमा रहा है। मैं मतलब बैठ नहीं पा रही थी उस वक्त जगह पर, क्योंकि मेरे दिमाग में एक कमिटमेंट मैंने खुद से कर लिया था। मन मेरा बार बार कह रहा था कि मैं यहाँ से उठकर जाऊँ, वहाँ सर थे श्रीकांत सर, और उनसे कहूँ कि सर मुझे बिल्कुल कमिटेडली ये बिजनेस करना है, मतलब करना है, क्योंकि यही वो पॉइंट है, यही वो बिजनेस है जो मेरे सपने पूरे कर सकता है। और उस सेलिब्रेशन से मैं जो कमिटमेंट लेकर आई, जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, और सबसे एक बात है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ही हमेशा रहता है। जिस वक्त अजय पारस सर को मैंने पांडे सर के यहाँ पर मीटिंग में आते हुए देखा था, सुना बहुत था उनके बारे में, लेकिन जिस वक्त वो आए और सर को देखा, मैं आज भी सर से हमेशा कहती हूँ कि सर आपका जो आभा मंडल है वो बहुत अलग है। पता नहीं क्यों वो बार बार अट्रैक्ट करता है काम करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि हमें कोई भी काम करने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए। कोई तो भी एक व्यक्ति ऐसा कि हाँ इसके जैसा बनना है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो वो हमेशा ही मेरे लिए अजय पारस सर रहे हैं। और वहां से आई मैं पुसद से, और फिर सर को एक बार कॉल किया, सर आप आइए श्रीकांत सर घर पर और मुझे समझाइए। उस मीटिंगों में बताया गया पुसद में रॉयल्टी अचीवर्स का सेलिब्रेशन हुआ है, ये रॉयल्टी क्या होती है, ये टेक्निकल क्या होता है, सर का 1-1.5 लाख रुपए जो इनकम आया है ये कैसे, और मुझे ये करना है। तो मैंने सर की काउंसलिंग ली थी, लेकिन वहां से जो मैं लेकर आई थी वो था कमिटमेंट। क्या था? कमिटमेंट। अगर आप भी इस बिजनेस में करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, यहाँ सभी अचीवर्स है, बिगनर से लेकर रॉयल्टी तक, जो लोग नहीं आए उनके मन में हलचल चल रही होगी कि हमें भी जाना है, या इन्होंने किस तरह का काम किया होगा, इन्होंने क्या किया होगा जिसकी वजह से इनके गले में फूल मालाएं पड़ी। तो एक ही है, वो लोगों के अंदर क्या है, कमिटमेंट है। और हमें अगर इस बिजनेस में काम करना है तो खुद से बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए। मैं वो कमिटमेंट लेकर आई थी, वहां पर ही मैंने ठान लिया था कि यहाँ से जाने के बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी ब्रेक कर दूंगी, क्योंकि मैं पूरे 10 महीने पर पढ़ती हूँ और 2 महीने एग्जाम के वक्त के मेरे खराब हो जाते हैं, क्योंकि मैं घर पर रहती हूँ। अगर मुझे जॉब नहीं लगा तो, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जो मुझे चाहिए, ये दे रहा है। ये कमिटमेंट लेकर मैं वहां से आई, और कमिटमेंट लेकर ने एक बार सर के पास बैठी तो सर ने मुझे एक ही बात कही थी कि मैडम ये जो आप पूछ रहे, सर ने सब क्लियर कर दिया। और एक ही बात मुझे बताई कि मैडम आपको रोज लोगों से मिलना पड़ेगा। मैंने सर से पूछा था, सर क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, उस लेवल तक जाने के लिए? इतना सारा मान सम्मान, गले में इतनी फूल माला है कि यहाँ तक भी पूरा आ जाता है, व्यक्ति का चेहरा भी नहीं दिखता, इतनी फूल माला है। मैंने तो अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। कोई भी काम व्यक्ति करता है, बॉस ऊपर से उसको 2 लाते या 2 ठूसे रखने के लिए तैयार ही रहता है। वो कभी उसके काम से खुश नहीं रहता, वो उससे उल्टा कहता है कि ये ऐसा कि अभी आगे से ऐसे करो। लेकिन ये कौन सा बिजनेस है जहाँ इतना मान सम्मान उन्हें दिया गया, इतनी गले में फूल मालाएं पड़ी, उनका इनकम इतना ज्यादा है, वो ज्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं है, फिर भी 1.5 लाख रुपए इनकम। आप मुझे बताइए। तो सर ने कहा कि मैडम आपको
लोगों से मिलना पड़ेगा। मैडम आपको एक प्लान है, उस प्लान को देना पड़ेगा। मैंने आपको जो पिकअप सेंटर में दिया था, मैंने सर से कहा सर मुझे उस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में प्लान कुछ नहीं था, सिर्फ बचत थी, मैं बचत से खुश थी। लेकिन अभी मुझे बिजनेस करना है, आप मुझे प्लान बताइए। तब सर ने मुझे प्लान बताया था सिंपल सा दोबारा से, और उस वक्त से सर ने अपनी मॉनिटरिंग मुझसे स्टार्ट कर दी। मैंने सर से कहा था कि सर आप जो जो बताएंगे मुझे, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे उस मुकाम तक जाना है, क्योंकि वहाँ पर मैंने सर को नहीं, वहाँ पर मैं अपने आप को देख रही थी। जैसे सर ने कहा था, जो लोग नहीं स्टेज पर आए हैं उन लोगों ने खुश भी होना है, मन में थोड़ी जलन भी होती है, दुख भी होता है, और खुद को वहां पर उन लोगों के सामने देखना है। उस स्टेज पर उस वक्त मैं अपने आप को देख रही थी, और उस वक्त देखा था आज आप लोगों के सामने इस स्टेज पर हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे उस वक्त नहीं मिला था, क्योंकि मैं एक न्यू ज्वाइनिंग थी, और आज यहाँ पर इस स्टेज पर हूँ। तो प्लान दिया था, बहुत सिंपल सा प्लान है। बालाजी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। यहाँ पर प्लान दिया था, कुछ लोगों को बुलाकर बहुत शानदार सिंपल तरीके से दिया था। थोड़ा उस प्लान को हम रिवाइज करेंगे। अक्सर क्या होता है, कोई भी कंपनी रहती है ना जो सामान बनाती है, हमारे घर में बनता है नहीं, मेरे घर में नहीं बनता, आपके यहाँ नहीं, कंपनी में ही बनता है। सब लोग श्योर है कंपनी में बनता है करके, बस वो कंपनी में बनता है। और हम लोग कौन रहते हैं, ग्राहक रहते हैं। ग्राहक का काम क्या रहता है, सामान खरीदना रहता है। कंपनी बनाती है, ग्राहक रहते हैं, हम लोग सामान खरीदते हैं। हमें अगर कोई भी चीज लेनी है तो हम दुकानदार के पास जाते हैं कि सीधे कंपनी में जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं। अब ये दुकानदार भी सीधे कंपनी से लाता है क्या, नहीं लाता। ये क्या करता है, किसी पास के होलसेलर से लाता है ना। ये होलसेलर जाते हैं एजेंट के पास, और एजेंट जुड़े हुए रहते हैं कंपनी के साथ। लेकिन इसके बावजूद टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आती है। हमारे यहाँ पर भी अभी एक ऐश्वर्या राय आई थी, वैसे टीवी पर भी आते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होती है, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। 24 घंटे हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। आधे घंटे के सीरियल में 25-20 मिनट तक या 15-20 मिनट तक पूरी एडवर्टाइजमेंट ही चलती है। बार बार वही चीजें दिखाई जाती है, वही हैमर होता है, वही देखते हैं। और एडवर्टाइज देखने के बाद हम लोग तय करते हैं कि मुझे कौन सा क्रीम लेना है, कौन सी साबुन लेना है। इसमें कंपनी में कोई भी चीज जो है वो 100 रुपए की बनती है, 80 की बनती है। कंपनी अपना प्रॉफिट निकालती है, वो चीज 100 की रहती है। और इन लोगों के माध्यम से हम सभी तक पहुंचते पहुंचते वो चीज 200 की होती है। कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते कंपनी में 100 की बनी, हमें 200 की मिली। हमारा क्या फायदा हुआ, कस्टमर का कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। क्यों 200 की मिली, क्योंकि यहाँ पर 50% पैसा जो है वो कंपनी ने इन बीच के लोगों को खाया। जितने भी लोग टीवी पर प्रोडक्ट का प्रमोट करने के लिए आते हैं, एडवर्टाइज करने के लिए आते हैं, करोड़ों के बंगले हैं, शानदार लाइफस्टाइल है उनकी, उन्हें देखकर हम सिर्फ प्रभावित होते हैं उनसे। कितने खूबसूरत दिखते हैं, खुद को कितना मेंटेन करते हैं। मुझे तो ऐश्वर्या राय पसंद है, मुझे तो शाहरुख खान पसंद है, बस। लेकिन वो बने किस लिए, किस वजह से, क्योंकि हमने उन्हें पैसा दिया है। अपनी कमाई में से 50% पैसा हमने दिया। इसे ट्रेडिशनल मार्केट कहा जाता है, जो हम लोग करते आए हैं। मैं 4 सालों के पहले तक करती थी, कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं। और नीचे जो हम देखेंगे, यहाँ पर भी कंपनी है, यहाँ हम लोग ग्राहक है, कस्टमर है, लेकिन बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं है। क्योंकि कंपनी जब सामान बनाती है तो यूज करने के लिए कस्टमर चाहिए, और कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, उससे बनाने के लिए कंपनी चाहिए। बीच के लोग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम तक सेवाएं पहुंचने के लिए, सामान पहुंचने के लिए एक छोटा सा दुकान चाहिए, जो हमारे यहाँ है और जिसे हम पिकअप सेंटर के नाम से जानते हैं। बस यहाँ से कंपनी से सीधे यहाँ आता है, यहाँ आता है, कस्टमर तक मिलता है। और इसमें फायदा क्या होता है, जो 50% पैसा बीच के लोगों में कंपनी बांटती है, उस 50% में से अब हमें 45% की पार्टनरशिप यहाँ पर मिलती है। छोटे हुए बचपन से लेकर अब तक हम लोगों ने पार्ले जी बिस्किट खाए, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं। कितने लोगों को पार्ले जी की पार्टनरशिप मिली आज तक? मिली होगी तो हाथ ऊपर कर दीजिए। नहीं मिली ना। पॉन्ड्स पाउडर हम लोग लगा रहे हैं, कितने लोगों को पॉन्ड्स की पार्टनरशिप मिली? नहीं मिली। लेकिन जारसी हम कि आप सिर्फ इस दुकान में जाते थे, तो इस दुकान में आना शुरू कर दिया तो आप कंपनी के 45% के पार्टनर बनते हैं, और बचा 5%, तो यही 5% पैसा कंपनी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करती है। तो इस तरह से 45% के हम कंपनी के पार्टनर बनते हैं। ये हमारा सबसे पहला फायदा है। इसके लिए हमें कोई भी पैसे पेड करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक भी रुपया हमें खर्च नहीं करना पड़ता है।
सिर्फ अपने कोई डॉक्यूमेंट्स हम लोग दे दें तो हमारी एक ज्वाइनिंग वहां पर लग जाती है, इसके हम पार्टनरशिप हमें मिल जाती है। और ये पार्टनरशिप मिलने के बाद सही फायदे शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहला फायदा, मैं सीधे फायदों पर बात करूंगी। सबसे पहला फायदा अगर हम कहें तो वो है मार्केट से हमें सामान सस्ता मिलता है। मार्केट से सभी सामान हमें सस्ता मिलता है। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, लगानी है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक घर पर छोटा सा प्रयोग किया था। जितने भी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक घर पे सामान लगते हैं उसकी लिस्ट बनाई थी। तकरीबन हर एक घर में लगती है 26 से 27 चीजें रोज की लगती है हर एक घर में। ये 26 से 27 चीजें हम लोग अगर अपने घर पर लाते हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की रोज की भी ये जरूरत की सामान अगर लिखते हैं, तो जो मार्केट से सामान लाते हैं हमारा महीने घर का कम से कम 5 से 6 हजार तक का सामान जाता है। आप एक साथ लाइए, थोड़ा थोड़ा करके लाइए, एक महीने में हमें 5 से 6 हजार का सामान लगता है मार्केट से। लेकिन वही सामान अगर आप RCM से लेते हैं तो ये सामान आपका 5 हजार का नहीं होता, ये कम से कम 3.5 से लेकर 4 हजार तक का हमारा होता है। मतलब 1,000 रुपए की बचत हुई आपकी। जो सामान आप मार्केट से 5,000 रुपए का लाते थे वो अब यहाँ पर कितने का हो रहा है? 4,000 का। मतलब आपका 1,000 रुपए बच गया। बच गया। अब ये हुआ मार्केट से सस्ता। दूसरा प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिलता है, मतलब 1,000 रुपए आपके जेब में ही रहे हर महीने के। 12 महीने का अगर कैलकुलेशन आप निकालते हैं तो आपके 12 महीने के 12,000 रुपए बच रहे हैं। आप चाहो तो 1,000 रुपए महीने के अपने बच्चों की RD डाल सकते हैं उन्हीं बचे हुए पैसों में से। दूसरा फायदा ये मिलता है कि हमें MRP पर 5 से 25% की छूट मिलती है। ये 5 से 25% की एवरेज भी हम इसे पकड़ते हैं और एवरेज में हम इसे 15% की छूट लेते हैं सभी प्रोडक्ट मिलाकर, क्योंकि न्यूट्रिशन पर अलग है, रेगुलर प्रोडक्ट पर अलग है। हम मिनिमम 15% की बचत लेते हैं। तो 4,000 पर 15% अगर हम करते हैं तो वो होते हैं 600 रुपए होते हैं। महीने के आपके 1,600 रुपए केवल आपकी बचत हो रही है। आपने कुछ भी नहीं किया, ना किसी को सामान के बारे में बताया, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी दुकान बदली तो आपके 1,600 रुपए बचत हो रही है। सर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। अभी अगर एक महीने के हमारे 1,600 रुपए बच रहे हैं तो 12 महीने के कितने बचेंगे? थोड़ा कैलकुलेटर पर कीजिए आप।